हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सेल के संगठन के विषय में, और यहाँ पर हमने क्या बात की थी? सेल मेम्ब्रेन की बात की थी। सेल मेम्ब्रेन में हम बात कर रहे थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि सिलेक्टेड चीजें ही जो सेल है उससे अंदर और बाहर जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अपनी विसरण की बात की, आपने कहा गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपने कहा कि पानी का जो विनिमय है वो किस प्रकार से होता है। तो पानी के विनिमय में हमने क्या बातें अभी तक की हैं? हमने कहा ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे, और ऑस्मोसिस में हमारे पास 3 प्रकार के सॉल्यूशन आए थे जिसमें अभी तक आपने बात की है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें आपने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं, सेल स्वेल हो जाती है, यानी कि पानी को क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। नेक्स्ट आपने बात की थी यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था कि सेल को आपने जब ऐसे मीडियम में, ऐसे माध्यम में रखा कि सेल श्रिंक हो जाती है, इस प्रकार का सॉल्यूशन आपका आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और लास्ट जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? आपने कहा आपने जब सेल को ऐसे माध्यम में रखा जहां पर सेल में जो जल है या फिर सेल में जो विलायक है और जो आपके सॉल्यूशन में जो विलायक है या फिर आपके विलयन में जो विलायक है, दोनों के कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, तो आपने कहा सेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, जो सेल है, सेल से जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी बाहर भी चला जाता है, यानी कि सेल के शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, या फिर सेल ने जो पानी है पानी को गेन यहाँ पर नहीं किया है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने बात की है तीनों प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमें बताता है कि जो सेल है, सेल से किस प्रकार से पानी का मूवमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये टॉपिक जो आपका चल रहा था वो था सेल मेम्ब्रेन से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेल वॉल की। तो जब हम बात कर रहे थे कोशिका के संगठन के विषय में, तो हमने बोला था कि एग्जाम्पल में हमने लिया है यहाँ पर एनिमल सेल को, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है इसलिए वहां पर आपको सेल वॉल नहीं बताई गई थी। जब हम बात करेंगे प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल की या फंगल सेल की हम बात करें, हमने कहा हर सेल में सेल वॉल होती है और यहाँ पर सेल वॉल सबसे आफ्टर मोस्ट कवरिंग होगी। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर सेल वॉल है तो क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एडिशनल लेयर यहाँ पर आ जाती है। आपने कहा ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, सिंपली ये न्यूक्लियस आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक है, तो हमने कहा सेल वॉल क्या, एक एडिशनल कवरिंग आप कह सकते हैं जो आपके प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल आती है। तो पढ़ ले यहाँ पर सेल वॉल के बारे में। आपने कहा अब जिनमें सेल वॉल होगी, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी उनमें आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है जैसे कि हमने कहा एनिमल सेल, उनमें आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग कौन है? आपने कहा सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, पढ़ ले सेल वॉल के बारे में। आपने कहा प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। क्या हमने बोला कि पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और कठोर बाहरी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई चीज नहीं है या ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। सिंपल से आपको पढ़ना है, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। इट्स आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये आप जानते हैं, या आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। यही आपने देखा है। अगर हमने ये इमेज बनाई है तो आपने कहा सेल वॉल बाहर है, सेल मेम्ब्रेन अंदर है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग होगी उसे आप क्या कह रहे हैं? सेल वॉल कह रहे हैं। द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल होती है, आपने कहा पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या है? आपने कहा सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। आपने कहा कि ये जो कोशिका भित्ति है इसके कार्य क्या होते हैं? आपने कहा ये एक जटिल पदार्थ होता है और पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक मजबूती देता है, प्लस यहाँ पर क्या करेगा? इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। When a living plant lost water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of contents of cell wall away from the cell wall.
दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अब आपने कहा कि जब एक जीवित पौधा परासरण के माध्यम से पानी खो देता है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर या सिकुड़ जाती है और इस घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मोलाइसिस आपके पास शब्द आया है इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? पढ़ लें एक बार प्लाज्मोलाइसिस को। यहाँ पर बात करते हैं किसकी? प्लाज्मोलाइसिस की। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? प्लाज्मोलाइसिस की। ये आपके पास एक सेल आती है, ठीक है, अलग अलग कलर से आपको बता रखा है अलग अलग रीजन के बारे में। जो आपको ब्लू कलर में दिखा रखा है ये है सेल वॉल, जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखा रखा है ये है सेल मेम्ब्रेन, और जो आपको येलो कलर में दिखा रखा है ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है न्यूक्लियस का। अब होता है क्या प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या? आपने कहा जब ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, पानी का लॉस हो जाता है जब प्लांट सेल से, तो यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक हो जाएगी तो आपको कैसे देखने को मिलेगा? सेल का शेप बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, अब दो इमेज आपके पास आई है। ठीक है, इन दो इमेजेस से आप क्या समझे? इन दो इमेजेस से आप क्या समझे? दोनों में डिफरेंस आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि पार्ट्स दोनों में इक्वल है। ठीक है, दोनों में इक्वल पार्ट्स हैं। दोनों की सेल वॉल आपको बताई गई है जो आपको ब्लू कलर से दिखाई गई है। दोनों में सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई गई है, ये वाली। ठीक है, चलिए, दोनों में साइटोप्लाज्म है जो येलो कलर का है, दोनों में न्यूक्लियस आपको दिखाई गया। दोनों में अंतर क्या हुआ कि हमने बोला, अब यहाँ पर साइज पे आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, साइज दोनों का सेम ही रहेगा, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर चेंजेस क्या आते हैं? सेल के अंदर आते हैं। जब यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पर जो पानी है वो सेल से बाहर निकल जाता है। जब सेल से पानी बाहर निकल जाता है तो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। यही आपको देखने को मिल रहा है। आपने कहा जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से यहाँ पर अलग हो गई है, जबकि यहाँ पर आपने कहा कि दोनों क्या है? अटैच यहाँ पर है। यही आपने इस लाइन में पढ़ा था। इस लाइन में आपने यही पढ़ा था। आपने कहा था व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर। आपने कहा यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन द लिविंग सेल लॉस द वाटर, यहाँ पर जब एक जीवित पादप कोशिका क्या करती है? परासरण के माध्यम से पानी खो देती है थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ सेल वॉल अवे फ्रॉम of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as a plasmolysis. आपने बोला यहाँ पर जब एक जीवित पौधा या एक जीवित पादप कोशिका परासरण के माध्यम से पानी खो देती है तो कोशिका की सामग्री कोशिका की भित्ति से दूर हो जाती है। जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ साइटोप्लाज्म आपका हो गया है, वो कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो समझ आया आपको प्लाज्मोलाइसिस किसे हम कह रहे हैं? जब प्लाज्मोलाइसिस की बात आती है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाती है और सेल वॉल से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? प्लाज्मोलाइसिस बोला। एक बार प्लाज्मोलाइसिस की जो इमेज है वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और डेफिनेशन को भी वहां पर लिखेंगे। डेफिनेशन को आप लोग खुद से बना सकते हैं। जितना आपने समझा है प्लाज्मोलाइसिस को वो आप अपने वर्ड्स में वहां पर लिख सकते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर बात कर ली होगी प्लाज्मोलाइसिस की। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे सेल के संगठन की। सेल के संगठन में आप बात कर चुके हैं यहाँ पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ठीक है, जो कि सेल को क्या करता है? यहाँ पर सेल के रेगुलेशन में मदद करता है। पढ़ लें यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में, जिसे आप ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों ब्रेन ऑफ सेल कह रहे हैं? क्योंकि हम स्टार्टिंग से बात करते चले आ रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ पर
हमने कहा यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो आपने कहा द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात की है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में, तो हम बात करते हैं कि कौन जीव प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है। प्रो का मतलब होता है, जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। इसका मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, आपका जो न्यूक्लियस है ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस आता है। और जो न्यूक्लियस है वो आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, डबल लेयर है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये उनमें पाया जाता है जो कि क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वेल डेवलप्ड होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक एनिमल कहते हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसे आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आपने कहा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड the nucleus to its outside, that is the cytoplasm, that is to the cytoplasm। अब आपको कहा गया है कि जो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल लेयर है, और यहाँ पर आपने कहा कि पोर्स पाए जाते हैं। जो पोर्स होंगे इस प्रकार से पोर्स होंगे। अब इन पोर्स की मदद से क्या होगा, ट्रांसफर होगा चीजों का। किन किन के बीच में, आपने कहा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स पाए जा रहे हैं ताकि चीजों का यहाँ पर आवागमन हो सके। अब आपने कहा किन चीजों का आवागमन यहाँ पर हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। The nucleus contain a chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide। आपने कहा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं आपके क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम आपको कैसे दिखाई देते हैं, रॉड शेप के दिखाई देते हैं। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इस प्रकार से देख लें। आपने कहा क्रोमोसोम हम इस प्रकार से शो करते हैं, कैसे होते हैं, रॉड शेप होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सेल में हमेशा क्रोमोसोम इसी स्थिति में रहते हैं। ये कब होंगे, जब इस कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय आपको जो क्रोमोसोम है वो ऐसे दिखते हैं। अब आपने कहा ये जो क्रोमोसोम है ये कैसा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ये आपका डीएनए आता है, यहाँ पर आपकी हिस्टोन प्रोटीन आती है, और एक्स्ट्रा यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन आती है। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका क्रोमोसोम बनाते हैं। अब क्रोमोसोम के बारे में बात कर रखी है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या आपको बता रखा है क्रोमोसोम के विषय में। आपने कहा क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपने कहा जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में सारी ही इंफॉर्मेशन होती है आपकी, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होनी है, या फिर जो आप क्या करते हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे रिसीव करते हैं जो कैरेक्टर को, वो सारे कहाँ पर होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन सारी कहाँ पर होती है, आपने कहा क्रोमोसोम में होती है। अब क्योंकि आप क्रोमोसोम को देख चुके हैं कि क्रोमोसोम किन किन चीजों से मिलकर के बने, आपने कहा यहाँ पर जो आपका जेनेटिक मटीरियल होगा वो होता है डीएनए। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किन किन चीजों से मिलकर के बने हैं वो भी आपसे पूछा जाता है। आपने कहा क्रोमोसोम मिलकर के बने होते हैं यहाँ पर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि दो प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे हैं। एक तो हिस्टोन है, एक तो क्या है, हिस्टोन है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, आपने कहा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब इस लाइन को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, समझ लिया आपने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होती है, समझ लिया आपने, 2 होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, समझ लिया आपने, अपने कहा डीएनए होता है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर एक लाइन आई है आपके पास, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। आपने कहा अगर हम डीएनए का सेगमेंट बनाते हैं, ये आपका आता है डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए आपका आता है। ठीक है, अब हमने कहा डीएनए का कोई भी सेगमेंट, डीएनए का, क्योंकि डीएनए की बहुत जो लेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबा आपका क्या होता है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है, डीएनए का जो थ्रेड होता है, धागेनुमा संरचना होती है और बहुत लंबा डीएनए होता है।
अब आपने कहा कि डीएनए का वो कोई भी पार्ट, डीएनए का वो कोई भी सेगमेंट जो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये वाला जो पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा इस वाले पार्ट से आपका बनता है आरएनए। सबसे पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इस आरएनए से आपका बनता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन से या ये प्रोटीन किसी कैरेक्टर या किसी गुण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। क्या बात हमने की है, हमने कहा डीएनए का, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, हमने कहा कोई भी पोर्शन, कोई भी ऐसा पोर्शन जिससे आरएनए बना और इस आरएनए ने क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन ही क्या होती है, हर एक कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर हम कह रहे हैं, आपने कहा आपके स्किन कलर को ले लीजिए कि आपकी हाइट को ले लीजिए, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक गुण के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होती है, और आपने कहा वो प्रोटीन बनती है आरएनए से, वो आरएनए बनता है डीएनए के किसी भी एक सेगमेंट से, किसी भी एक पार्ट में। तो आपने बोला इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन आपके पास आया है, इस पोर्शन को हम कहते हैं जीन। क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो आपने क्या बोला, फंक्शनल सेगमेंट हो गया है, कार्य कर रहा है, फंक्शनल सेगमेंट है, क्योंकि डीएनए का फंक्शन ही है यहाँ पर कैरेक्टर्स को रेगुलेट करना, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। आपने कहा डीएनए का वो एक पार्ट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है, उसे आप कहते हैं जीन। और ऐसे आपके पास बहुत सारे जीन्स होते हैं, और जीन हमेशा कैसे होते हैं, जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है। जीन हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो डीएनए में जो आपका डीएनए होता है, जिस पोर्शन में, या फिर जो क्रोमोसोम होते हैं, अब आपने क्या कहा, क्रोमोसोम को फिर से बना ले, ये आपके क्रोमोसोम आ गए हैं। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे के चैप्टर में भी मदद करेंगी, क्योंकि चैप्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक है वो आप लोग कवर कर सकें। आपने कहा ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में अंदर हमने क्या बोला, डीएनए है, ये डीएनए है, इस प्रकार से रैप हो रखा है, ठीक है। अब आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एक जीन है, यहाँ पर क्या है, एक जीन है, जिसे आप जी से दिखा ले। तो दूसरा जो पेयर होता है, आपने कहा जीन हमेशा पेयर में होते हैं और क्रोमोसोम भी हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। तो आपने बोला एक जीन यहाँ पर आएगा तो एक जीन सेम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, दोनों एक ही उसमें आएंगे, दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि आपके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, आपने कहा हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जिन्हें हम क्या करते हैं, 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े में बताते हैं। तो जोड़े ऐसे ही आपके पास आते हैं, ठीक है। आपने बोला कि जो जीन है वो भी हमेशा जोड़े में होंगे, क्योंकि एक जीन एक क्रोमोसोम पे आता है, दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे आता है। जिस स्थान पर आपको जीन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन, उसे आप जीन लोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन लोकस कहेंगे, यानी कि क्रोमोसोम के जिस पोर्शन में आपको जीन मिल रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे, जीन लोकस कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। और ये सारी चीजें कहाँ हैं, आपने कहा यानी कि आपके क्रोमोसोम हो गए, आपका डीएनए हो गया, आपके जीन्स हो गए हैं, सारी चीजें कहाँ पर है, आपने कहा न्यूक्लियस के अंदर होती है। क्लियर है इतनी बात। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए न्यूक्लियस के विषय में। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर किसकी, न्यूक्लियस के बारे में हमने बात की है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।